नमस्कार दोस्तों। अपना रोज का 8:15 का ये लाइव अब इंटरेस्टिंग हो रहा है मेरे लिए भी और साथियों के लिए भी। और अब लग रहा है कि इसको 8:15 वाले कार्यक्रम को लंबे समय तक रेगुलर रखना पड़ेगा। और मुझे खुशी है कि स्टूडेंट्स को ये क्लासेस पसंद आई हैं। मेरे पास जितनी रेस्पॉन्स आ रही है उस सारी रेस्पॉन्स से मैं खूब उत्साहित हूँ। और ये जो आपस का संवाद है ये जितना ज़्यादा हमारा बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आने वाले समय में राजस्थान के स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा। एक नया तरीका डेवलप होगा पढ़ने का, पढ़ाने का। और मेरा जो ध्येय वाक्य है पढ़ना आनंद के साथ, मेरा जो सपना है कि बच्चे पढ़े तो वैसे ही पढ़ें जैसे उनको वैसा महसूस हो जैसा उनको नाचते गाते वक्त महसूस होता। तो क्लास पूरी होने वाली है। सो होते ही अपन लोग शुरू करते हैं, इससे पहले भूमिका बांधते हैं। सो हो गए तो आज बिना कोई दूसरी बात किए हुए सीधा अपना आज की क्लास पे आते हैं। और आज की हमारी क्लास रहेगी भूगोल की, राजस्थान के भूगोल की। एक तो मैं क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूंगी ये जो भूगोल शब्द है ये शब्द सही अनुवाद नहीं है। ये जो भूगोल शब्द है ये अंग्रेजी के जियोग्राफी शब्द का सही अनुवाद नहीं है। इसमें इसका अर्थ आता भूगोल यानी धरती गोल है, जबकि आपको यह मालूम होना चाहिए कि धरती गोल नहीं है। वो चपटी है नारंगी जैसी, दोनों तरफ से दबी हुई है। तो जियोग्राफी शब्द का सही अर्थ यह नहीं है। जियोग्राफी शब्द का मतलब है ये जो धरती की सतह है इसके ऊपर कहां ऊंचा नीचा ऐसा ये ग्राफ बनता है, इसको जियोग्राफी कहते हैं। जियो यानी जमीन, धरती, और इसके ऊपर क्या ग्राफ बनता है ये जियोग्राफी। ऊपर क्या है जमीन पर, कहां पहाड़ हैं, कहां पठार हैं, कहां मैदान हैं, कहां नदियां हैं, ये सारा जो ग्राफ है ये जियोग्राफी है। और हमने पता नहीं कैसे इसका अनुवाद भूगोल कर लिया है। तो ये भूगोल इसका अनुवाद नहीं होना चाहिए था। विद्वान साथी मुझे इसके लिए शब्द बताएंगे कि सही में इसका शब्द क्या होना चाहिए था। इन क्लासेस के माध्यम से हम लोग कई नई चीजें भी सीखेंगे इसके साथ साथ। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जब मैं कहता हूं जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं, जनरल स्टडीज के लिए पढ़ा रहा हूं, तो बार बार ये मैं बात रिपीट करता हूं कि मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। कल जैसे मैंने कहा मैं हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं, वो पढ़ाने वाले अलग महारथी हैं, उन्होंने पीएचडी कर रखी है, उन्होंने इसमें एमए एमएससी कर रखी है, मैंने नहीं कर रखी है। मैं केवल इस विषय की सामान्य जानकारियां आपके साथ साझा कर रहा हूं, केवल सामान्य जानकारियां। और परीक्षा में भी आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि 10वीं 12वीं के विद्यार्थी को जो बातें आनी चाहिए भूगोल के संबंध में वो आपको आनी चाहिए। चाहे आप आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, पटवारी कांस्टेबल कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट नहीं है, जैसे आप फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एग्जाम दे रहे हैं, तो फिर वो जो ज्योग्राफी का पेपर आता है वो अलग चीज है। आप आईएएस में ज्योग्राफी सब्जेक्ट लेके दे रहे हैं फिर वो अलग चीज है। लेकिन यहां पर जहां मैं जनरल नॉलेज की बात करता हूं, जीके की बात करता हूं, तो हमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी, ये तो ज्योग्राफी है और ये जनरल नॉलेज की ज्योग्राफी है। मैं जनरल नॉलेज के हिसाब से ही पढ़ाता हूं, उससे ज्यादा गहराई में जाने का मेरा कोई विचार कभी रहता नहीं है।
और उसका फायदा भी नहीं है। मैं अभी आज क्वेश्चंस भी लाया हूं खूब सारे अपने साथ में। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद में हम लोग उन क्वेश्चंस पे विचार करेंगे कि अभी तक पिछले 20 सालों में इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से सवाल आए हैं। आज का हमारा चैप्टर है राजस्थान की नदियां। हम बदल रहे हैं सब्जेक्ट को। जैसे पहले हमने शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ा, उसके बाद हमने हिस्ट्री पढ़ी, और आज हम लोग पढ़ रहे हैं राजस्थान की रिवर्स। मैं बोर्ड की सेटिंग बीच बीच में देखता रहता हूं कि कैसा सही दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। राजस्थान की नदियां। एक तो कुछ लोगों को लगता है कि हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप मेरी वॉल पे, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो मेरी वॉल पर जाकर देखा करिए कि आज मैंने सूचना डाली है क्या सुबह की क्लास 8:15 बजे। आपको कोई फोन नहीं आएगा कि वहां क्लास शुरू हो गई है। नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करें। अगर आपको इंटरेस्ट है तो 8:15 बजते ही आप ऑनलाइन आ जाइए। तो राजस्थान की नदियां, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। ये जो राजस्थान की नदियां हम लोग पढ़ते हैं, तो हमें इनके बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए, पहले हम उसकी लिस्ट बना लेते हैं कि किसी भी राजस्थान की नदी के बारे में हम पढ़ते हैं जनरल नॉलेज के लिए, तो उसके बारे में हमको क्या मालूम होना चाहिए। सबसे पहले उस नदी का उद्गम मालूम होना चाहिए, कहां से निकलती है, ओरिजिन मालूम होना चाहिए, वो किस जगह से निकल रही है। दूसरा, उस नदी का कोई नाम है क्या, दूसरा वो भी ध्यान होना चाहिए। प्राचीन काल में, मध्यकाल में स्थानीय लोग उस नदी को किसी और नाम से जानते हैं क्या, वो हमको मालूम होना चाहिए। फिर वहां से इस नदी का जो रास्ता है पूरा क्षेत्र, प्रवाह क्षेत्र, देखो एक तो होता प्रवाह क्षेत्र, एक होता अपवाह क्षेत्र। तो कौन कौन प्रवाहित होती है, तो कौन कौन से जिलों से होकर वो निकलती है, वो हमको मालूम होना चाहिए। और फिर इस दौरान उसके रास्ते पर अगर कोई प्रमुख शहर है, उसके किनारे पर कोई तीर्थ स्थान है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। उद्गम, उसके कुछ नाम हो तो प्रवाह क्षेत्र, शहर और उसके किनारे पर बसे हुए प्रसिद्ध तीर्थ स्थान, कोई बांध रास्ते में उसके ऊपर बना हुआ तो डैम, और फिर उसका अंत कहां पे होता है, जाके इस जगह पे नदी जाके खत्म हो जाती है। इसके साथ ही उसकी सहायक नदियों के बारे में हमको मालूम होना चाहिए। अब कितना मालूम होना चाहिए ये मैं अभी आपको बताऊंगा, और मेरा वही पैटर्न रहता है, सबसे पहले सरल विधि, उसके बाद में कठिन विधि। पहले आपको मालूम चल जाए नदी यहां से यहां तक बह रही है, उसका एरिया मालूम चल जाए तो काफी काम हो जाएगा। फिर उसकी डिटेल्स में जाना। तो एक नदी के बारे में आपको ये जानकारियां होनी चाहिए प्रारंभिक रूप से, जब भी आप उसके बारे में पढ़ रहे हैं। और थोड़ा डिटेल में और जाएं तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि इस नदी के आसपास कोई अभयारण्य है क्या, वन्य जीवों का संरक्षण भी नदी कर रही है क्या, यह भी हमको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ जानकारियां जो नदियों के बारे में होनी चाहिए, और वो जानकारियां मैं एक एक नदी के बारे में आपको अभी बताऊंगा। राजस्थान का नक्शा बड़ा मजेदार है। मैं मेरा अलग ढंग से नक्शा बनाता हूं, लेकिन कोई भी व्यक्ति इस नक्शे को आराम से बना सकता है। मैं एग्जैक्टली जैसे ज्योग्राफी में नक्शा है वैसा नहीं बनाता हूं, समझ के लिए एक नक्शा बनाता हूं।
एग्जैक्ट ये वैसा नक्शा नहीं होगा जैसे राजस्थान का है, लेकिन लगभग आपको ये उत्तर है, ये राजस्थान का दक्षिण है, ये राजस्थान का पूर्व है, ये राजस्थान का पश्चिम है, यानी ये धौलपुर है, ये जैसलमेर है, ये गंगानगर है, ये बांसवाड़ा है, ये अजमेर है। इतना आपको आइडिया होना चाहिए। जब भी आप राजस्थान के बारे में पढ़ते हैं तो आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि कौन सा शहर कहाँ पर है और कौन सी जगह कहाँ पर है, इतना मालूम आपको होना चाहिए। ये राजस्थान का उत्तर, ये पूर्व, ये राजस्थान का दक्षिण, ये राजस्थान का पश्चिम, ये राजस्थान का दक्षिण पूर्व, ये राजस्थान का दक्षिण पश्चिम, ये राजस्थान का उत्तर पूर्व, ये राजस्थान का उत्तर पश्चिम। ये डायरेक्शंस आपको मालूम होने चाहिए। तो पहले एक बार हम समझ लें राजस्थान का ये नक्शा है, इसमें कौन कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो लाइन खींच दी है पहले हमने बड़ी, ये अरावली है और ये तिरछी स्थित है राजस्थान में। इसकी थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। दूसरा, यहां से एक लाइन खींचेंगे अपन, ये लाइन, ये विंध्या पर्वत है। मैं इसको विंध्यावली बोलता हूं। अरावली और विंध्यावली दोनों साथ साथ जुड़ता है ना आपस में नाम। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला है। ये पूरा एक पर्वत नहीं है लंबा, ये पर्वत श्रृंखला है। जैसे एक पर्वत है यहां पे, फिर एक दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पे है, चौथा यहां पे है, पांचवा यहां पे है। ये ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखला है। और ये फिर इनके बीच में से रास्ते हैं जो अपन पढ़ेंगे, इनके बीच में से आने जाने के रास्ते, घाटियां हैं। ऐसी एक श्रृंखला है, इसको हम अरावली श्रृंखला कहते हैं। और ये विंध्यावली है। ये दो श्रृंखलाएं, ये विंध्या इधर से आती है मध्य प्रदेश से, यहां से विंध्या का कगार बोलते हैं इसका, एक तरह का किनारा है जो राजस्थान में घुसा हुआ है। राजस्थान की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं यहां पर, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। देखो, राजस्थान में दो प्रकार की नदियां हैं, जैसे भारत में दो प्रकार की नदियां हैं। एक वो नदियां जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, एक वो नदियां जिनका पानी अरब सागर में जाता है। भारत के नक्शे में जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं ना, ये तो हम कहते हैं कि कुछ नदियां जिनका पानी वापस बंगाल की खाड़ी में जाता है, कुछ का अरब सागर की तरफ जाता है। तो ऐसे राजस्थान की नदियों का पानी भी अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में जाता है। कई बार तो सवाल सिंपल सा यह भी आ जाता है कि इनमें से कौन सी नदी है जिसका पानी अरब सागर में जाता है या बंगाल की खाड़ी में जाता है। बहुत सिंपल सवाल हो जाता है। हम वहीं से शुरू करेंगे, जैसे मैंने कहा ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो राजस्थान में दो प्रकार की नदियां हैं, एक जिनका पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, एक जिनका पानी अरब सागर में जाता है। लेकिन ये राजस्थान बड़ा अजीब स्टेट है। मुझे लगता नहीं है कि पूरे भारत में ऐसा कोई स्टेट है, पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा स्टेट है। ज्योग्राफी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेट है। इसलिए मैं बार बार अपनी किताब का नाम रोचक राजस्थान रखता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। यहां पर जितना भी पानी गिरता है, ये बरसात से जितना भी पानी यहां पे गिरता है, उसमें से 60% पानी तो वापस कहीं जाता ही नहीं है। हम जिम जाते हैं, हम कहते हैं हमारे पास वैसे ही कमी है, रेगिस्तान वगैरह, इतना पानी वापस वहां जाएगा समुद्र में, हम क्या खाएंगे। 60% यहां पे पानी जो है, 60% वो तो वापस जाता ही नहीं है दोनों से। अब बाकी का 40% जाता है अलग अलग तरीके से। 20% इधर चला जाता है चंबल और काली सिंध के हिसाब से, इस और इसके बनास के हिसाब से, और 10% ये लूनी के हिसाब से चला जाता है। बाकी 4% माई का चला जाता है, ये 1-2% दूसरों का, ऐसा इतना सा पानी जाता है। एक और बड़ी मस्त चीज बताता हूं आपको। क्या है कि इन चीजों को जितना ज्यादा आप इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे उतना ही याद रहेंगी, और कई बार जो जिसको अपन मुश्किल सवाल कहते हैं, वो मुश्किल सवाल भी आप आसानी से हल कर लेंगे। देखिए, पानी जहां से आता है वहीं वापस जाता है। पानी की एक फितरत है, पानी जहां से आता है वापस वहीं पर जाता है। और हमारे यहां पे पानी या तो बंगाल की खाड़ी से आता है और या फिर अरब सागर से आता है। बंगाल की खाड़ी से जो पानी आएगा वो वापस बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा, घूम फिर के कैसे भी जाएगा।
तो जब हम राजस्थान की जलवायु पढ़ेंगे तो उसमें ये हम पढ़ेंगे कि राजस्थान के कौन कौन से हिस्सों में बंगाल की खाड़ी का पानी आता है, कौन कौन से हिस्सों में अरब सागर से पानी आता है। अब जिन हिस्सों में बंगाल की खाड़ी से पानी आएगा वो वापस उधर चला जाएगा घूम के। अब यहां पानी गिरेगा, मान लीजिए यहां गिरता है और बनास नदी के माध्यम से इकट्ठा हो जाएगा, चंबल नदी में आ जाएगा, चंबल से यमुना में चला जाएगा, यमुना से गंगा में चला जाएगा और बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाएगा। जहां से आया वापस चला गया। इस पूरे एरिया में जो पानी बरसेगा चला जाएगा। इधर अरब सागर से जो पानी आएगा वो पानी यहां पूरा का पूरा वापस नीचे खिसक जाएगा। तो हमारे पास तीन तरह की नदियां हैं। एक तो हमारे पास अंतःस्रावी नदियां हैं जिनका पानी इंटरनल ड्रेनेज बोलते हैं इसको, इंटरनल ड्रेनेज, यानी इनका पानी कहीं वापस जाता नहीं है, यहीं पे रह जाता है। इंटरनल ड्रेनेज अंतःस्रावी नदियां, ये 60%, लगभग 60% है। और जब भी आप ये परसेंटेज वगैरह याद करें तो ध्यान रखिएगा कितना पॉइंट कितना है, कितना पॉइंट कितना, उसमें मत जाइए, अंदाज होना चाहिए आपको। एक पहले आपको अंदाज हो 60% है, 59.6% है, 60.3% है, आपको एक अंदाज होना चाहिए। तो लगभग 60% जो हमारा पानी है वो यहीं रह जाता है अंतःस्रावी नदियों के माध्यम से और बाकी चला जाता है वापस। तो हम तीन तरह की नदियां पढ़ेंगे, अंतःस्रावी नदियां, बंगाल की खाड़ी की नदियां और अरब सागर की तरफ बहने वाली नदियां। पहले उनका एक आइडिया हो जाए आपको वो कहां कहां बह रही है। पहले एक आइडिया हो जाए आपको कि वो कहां कहां पे बह रही है। सबसे पहले चंबल नदी, हम इधर से शुरू करते हैं। चंबल नदी, ये देखिए यहां से मध्य प्रदेश से आती है, यहां चलती है, ये यहां बह रही है। ये पूरी जो बाउंड लाइन है पूरी चंबल नदी है। ये पूरी जो लाइन है राजस्थान के नक्शे में चंबल नदी है। और ये यहां से इधर यमुना आ रही है, उस यमुना में चली जाती है। ये दिल्ली है, ये जो अरावली है ये दिल्ली पे जाकर खत्म होती है। और ये दिल्ली है, दिल्ली के जस्ट आगे से यमुना ऊपर से आती है, ऐसे जाती है, यमुना आ रही है, इस यमुना में चली जाती है। ये नदी तो हो गई चंबल नदी। खास खास नदियों की बात करते हैं पहले। ये तो हो गई चंबल नदी। अब इस चंबल नदी में इधर की जो पहाड़ियों का पानी है वो सारा का सारा पानी आएगा। चंबल नदी में इधर से जैसे काली सिंध नदी आएगी, काली सिंध के पास में परवन नदी है वो आएगी, और ये दोनों मिलकर चंबल में आ जाएंगे। बड़ी नदियां यही है, काली सिंध और परवन। फिर इधर से एक पार्वती नदी आएगी, ये भी चंबल में मिल जाएगी। और फिर इधर यहां से एक नदी शुरू होगी जिसको हम कहते हैं बनास नदी, और वो यूं घूम के पूरा अरावली और विंध्यावली के बीच में चल के और यहां जाके मिल जाएगी। ये चंबल नदी, ये बनास नदी अरावली से निकली और यहां जाके मिल गई। ये हो गई बनास नदी। यहां से एक नदी निकलेगी जिसको हम कहते हैं हम बाण गंगा, वो निकल के अर्जुन के बाण की तरह बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ये हो गई बाण गंगा। चंबल, बनास, बाण गंगा, खास खास नदियों को ध्यान करिए पहले। फिर यहां नीचे से एक नदी आ रही है माही, राजस्थान में घुसेगी और वापस बाहर निकल जाएगी, माही नदी। इस पूरे एरिया में ये प्रमुख नदियां हो गई। फिर उनकी सहायक नदियां, उन पर हम बात करेंगे। बनास की कौन कौन सी सहायक नदियां, बाण गंगा की सहायक नदी और चंबल की सहायक नदियां। ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आना चाहिए, शुरुआत में ये समझ में आ जाना चाहिए। अगर इतना सा समझ में आ जाता है तो कई सारे सवाल सही हो जाएंगे। मैं सवाल लेकर आया हूं, पिछले 20-30 सालों में सवाल कौन कौन से पूछे गए। अब आते हैं इस तरफ, थोड़ा इधर पहले। यहां से एक नदी निकलती है उदयपुर के पहाड़ों से, उसको हम कहते हैं साबरमती नदी।
महात्मा जी गांधी वाली साबरमती नदी। एक नदी अरावली के इस तरफ से निकलती है, उसको हम कहते हैं पश्चिम बनास नदी। पश्चिम बनास क्यों कहते हैं? ये पूर्वी बनास हो गई, ये पश्चिम बनास हो गई, ये नदी हो गई पश्चिम बनास नदी। फिर ये अजमेर के पास से एक नदी निकलती है, यूं घूमती हुई सी आती है, ये ऐसे घूम के, और ये आगे गुजरात में जाती है, इसको हम कहते हैं लूनी नदी। ये नदियों का पूरा जाल है जो बहुत आराम से रेखाओं की तरह से हमको समझ में आना चाहिए। ये रेखाओं के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी, क्योंकि कई बार एग्जाम में वो ऐसा सवाल पूछ लेते हैं, कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ बहती है, कौन सी नदी है जो दक्षिण की तरफ बहती है। जब वो ऐसी कोई चीज पूछ लेते हैं तो खूब सारा रटा रटाया हमारा जो मामला है वो बिखर जाता है। वो जब ऐसा पूछ लेते हैं तो हम घबरा जाते हैं, यार ये क्या पूछ लिया, तो हमने रटा ही नहीं था, हमने तो उद्गम का नाम रट रखा था। ये तो वो नदियां हो गई, कुछ नदियां ये हो गई जो बंगाल की खाड़ी की तरफ जा रही है, और मुख्य नदी उसमें चंबल है जो इन सबको पानी को समेट के लेके जा रही है। बाणगंगा है, यमुना में पानी डाल देगी, वो भी चला जाएगा। और इधर ये माही नदी, साबरमती नदी, बनास नदी और लूनी नदी, ये सारा पानी लेके जा रहे हैं अरब सागर की तरफ। इधर अंत्य प्रवाह की एक नदी आती है, उसको हम कहते हैं घग्गर नदी। अंत्य प्रवाह की एक नदी आ रही है, घग्गर नदी। एक अंत्य प्रवाह की नदी यहां बहती है, इनके डायरेक्शन से आप ध्यान रखिएगा, कांतली नदी। अंत्य प्रवाह मतलब वो वहां से आई और यहीं पे रुक गई। एक ये नदी हो गई कांतली नदी, और एक छोटी सी नदी है यहां पे, कोई ज्यादा नहीं, 27 किलोमीटर लंबी है, उसको हम कहते हैं काकनी नदी। ये जैसलमेर में। एक अंत्य प्रवाह की नदी यहां पे बहती है, हरियाणा की तरफ जाती है, इसको हम कहते हैं साबी नदी। कभी कभी इसको हम साहिबी भी बोलते हैं। एक नदी यहां से इधर नीचे उतरती है, उसको हम कहते हैं रूपारेल नदी। अलवर से आती है, भरतपुर तक पहुंचती है। ये सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए। राजस्थान की नदियों का जब आप चैप्टर पढ़ें तो ये चीज आपको आनी चाहिए। अगर ये चीज आपको आती है तो आपका 70-80% काम पूरा हो जाता है। मैं सवालों के हिसाब से आपको बताऊंगा कैसे पूरा हो जाएगा। इतना सा पढ़ने से 70-80% काम आपका पूरा हो जाता है। मैं कुछ सवाल आपको बताता हूं, मेरे पास में 20 साल के जो सवाल हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक सवाल है, अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियां, सिंपल सवाल, लूनी, माही, सोम और साबरमती। लूनी, माही, सोम और साबरमती, ये इसका उत्तर है। एक कॉम्बिनेशन है, ऐसे 4-4 का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो लूनी नदी ये रही, जा रही है, साबरमती जा रही है, माही जा रही है, फिर इसकी एक सहायक नदी है यहां पे सोम, जो अपन लूनी में पढ़ेंगे। एक तो सोम इसकी सहायक नदी है और एक जाखम इसकी सहायक नदी है। सिंपल सवाल। अरब सागर के संपर्क में कौन सी नदी आती है? अरब सागर के संपर्क में कौन सी नदी आती है? वो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें बाकी ये नदियों के नाम दिए हुए हैं, चंबल, बाणगंगा, बनास और लूनी। तो लूनी उसके संपर्क में आती है। नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है, फिर वही नदी जो अरब सागर में जाकर गिरती है। लगभग ऐसे सवाल आते हैं, मैंने इनको सवालों की एक लिस्ट बनाई है, अभी उनमें सारा समय चला जाएगा। इतना सिंपल सवाल पूछते हैं।
तो पहला तो हमने ये किया कि एक बार की ये खाका खींच लिया कि कौन कौन सी नदी किधर जाती है। एग्जाम में क्या होता है कई बार कि वो ये आइडिया लेना चाहते हैं कि आपको उसकी लोकेशन पता है या नहीं है, ये आप रटे हुए हो। जैसे इसमें एक सवाल है कि कौन सी नदी है जिसका उद्गम स्थल, लूनी नदी जो है, लूनी नदी का उद्गम स्थल कौन से शहर के पास है। ये नहीं पूछा पुष्कर के पास है। अब वो 4 ऑप्शन दी हुई है, चित्तौड़गढ़ दिया हुआ है, अजमेर दिया हुआ है, उदयपुर दिया हुआ है और भरतपुर दिया हुआ। वो आपसे पूछना चाहते हैं कौन से शहर के पास में से लूनी नदी निकलती है। आपको आइडिया होगा अजमेर यहां पर है, उसके पास से निकल रही है। इतने सिंपल ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने 20 साल का स्टडी किया, मुझे लगा कि एग्जाम में कैसे सवाल पूछते हैं, क्योंकि इनकी इतनी डिटेल्स पढ़ा के नदियां शुरू होती है और 10 दिन में पूरी नहीं होती। मैं कोशिश यही कर रहा हूं कि आप प्रतियोगी परीक्षा के लिए कम समय में कम ऊर्जा से तैयार हो जाएं। जैसा मैंने कल परसों भी आपको कहा था कि मेरा कोचिंग का उद्देश्य क्या बड़ा स्पष्ट है। मैं ये चाहता हूं कि ये सारी चीजें क्लियर हो जाएं आपके लिए, कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएं। जो सामग्री है किताबों में वो तो आपके पास है, उसको भी पढ़ना है, लेकिन पहले ये चीजें क्लियर हो जाएं। अब ये मैं इसमें से आपको, जैसे ये मेरे सामने ये सवाल है, तो कौन सी नदी उत्तर की तरफ बहती है। अब ये आपके सामने है और मैं पूछूं आपको पश्चिम बनास, लूनी, साबरमती और बनास, अब ये सारी की सारी इधर दक्षिण पश्चिम की ओर बह रही है, आप कहोगे बनास बह रही है। या मैं कहूं कौन सी नदी उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है, आप कहोगे चंबल नदी जा रही है, ये नदियां इधर जा रही है। इतना आइडिया आपको होना चाहिए। और फिर माही से रिलेटेड छोटे छोटे सवाल हैं, कौन सी नदी राजस्थान में घुस के वापिस यू आकार से चली जाती है, या फिर यहां पर कर्क रेखा इस जगह पे कौन सी नदी कर्क रेखा को काटती है, माही नदी काटती है। इनमें से पूछ ले कि किसका उद्गम स्थल उत्तर में है, यानी बनास का उद्गम स्थल यहां पर है, इसका यहां पर है, इसका यहां पर है, तो हम कहेंगे लूनी का सबसे ऊपर है। ये अगर नक्शा क्लियर हो तो आप किसी भी एग्जाम में नदियों से संबंधित सवाल तो सही करेंगे। और हर एग्जाम में 2 या 3 सवाल नदियों पर आते हैं, 2 या 3 सवाल आते हैं। एक सवाल बहुत सिंपल आएगा, एक थोड़ा सा टिपिकल आएगा। अब हम एक एक नदी को समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक एक नदी को समझते हैं कि ये जो नदियां हैं ये कहां से आती है, इनके बारे में हमको कितनी सी चीजें पढ़नी चाहिए। चंबल से शुरू कर लेते हैं। चंबल नदी का जो उद्गम है ये यहां मध्य प्रदेश से होता है। यहां पर एक जिला है, उसका नाम है महू, उसके पास की पहाड़ियों से होता है। अब वहां कौन सा गांव है, कहां से आता है, सब किताबों में लिखा है, जाना पाओ कि पहाड़ियों से आती है, उससे आती है। उसकी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश से आती है, महू के पास की पहाड़ियों से आती है, उतना पर्याप्त है। कभी कभार रेयरली कोई पूछ लिया हो, 100 में से कोई एक आध बार कोई चांस पड़ सकता है, लेकिन चांस पड़ता नहीं है। चंबल के बारे में वो आपसे यही पूछते हैं कि इसकी सहायक नदियों के नाम क्या क्या है। तो चंबल यहां से निकलती है मध्य प्रदेश से और यहां राजस्थान में घुसती है, तो जरूर पूछते हैं कि राजस्थान में घुसती है तो कौन से जिले में घुसती है। अब ये यहां का जो नक्शा है ये थोड़ा सा अजीब है। इस जगह राजस्थान का जो नक्शा है ये थोड़ा सा अजीब सा है यूं, और यहां पर ये थोड़ा हिस्सा आया हुआ चित्तौड़गढ़ का, भैंसरोडगढ़ जिसे कहते हैं। चित्तौड़गढ़ जिला हमारा ऐसा जिला है जो यहां खत्म होता है और फिर वापस बीच में मध्य प्रदेश आता है, उसके बाद में वापस चित्तौड़गढ़ शुरू हो जाता है। भैंसरोडगढ़ एक तहसील है जिसमें रावत बाटा भी आता है, तो अलग है, उसके अंदर से होकर घुसती है। तो कई बार यह सवाल पूछ लिया कि चंबल नदी किस जिले से होकर प्रविष्ट होती है, चित्तौड़गढ़ से होकर आती है। फिर आगे ये बूंदी में घुस जाती है, फिर कोटा में घुस जाती है, ये ऐसे ऐसे चलती रहती है ऐसे, और फिर ये लगभग ये बूंदी और कोटा के बीच में है, यहां चल रही है। ठीक है, यहां चलते चलते ये यहां आ जाती है इस जगह, तो इधर मध्य प्रदेश है और इधर उत्तर प्रदेश अपना राजस्थान प्रदेश है। तो यहां पहले सवाई माधोपुर, फिर करौली और फिर धौलपुर, ये किनारे किनारे चल देती है। ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया, कौन कौन से जिलों से होकर बहती है। इसमें एक सवाल है कि चंबल नदी कौन से जिले से होकर नहीं बहती है। तो चंबल नदी यहां निकली चित्तौड़गढ़ नंबर 1, जैसे मैंने कहा ना इसका प्रवाह क्षेत्र आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में, उसके बाद में कहां घुसती है,
कोटा में, फिर कहाँ घुसती है, बूंदी के अंदर, फिर कहाँ घुसती है, सवाई माधोपुर के अंदर, फिर करौली, फिर धौलपुर, ये इसका एरिया। अब उसमें ऑप्शन में अगर झालावाड़ लिखे तो चंबल उसमें से होकर नहीं गुजरती है, अगर ऑप्शन में 12 लिखे उसमें से होकर नहीं गुजरती है, इधर पास में भीलवाड़ा लिखे तो भीलवाड़ा में से होकर चंबल नहीं गुजरती। इसकी सहायक नदियां गुजरती हैं लेकिन ये चंबल नदी प्रॉपर नहीं गुजरती है। तो आपको चंबल नदी का क्षेत्र पता होना चाहिए कि किस में से होकर बहती है। फिर चंबल नदी पे बांध है, यहां से मध्य प्रदेश से शुरू होता है गांधी सागर बांध, फिर हमारा जवाहर सागर बांध, फिर हमारा कोटा डैम, ये अलग अलग बांध है, राणा प्रताप सागर बांध, उसके आगे हमारा कोटा डैम जिससे हम सिंचाई करते हैं। तो 4 बांध एक एक करके। और ये चंबल जो आती है ये ऊंचाई से आती है, ऐसे ऊंचाई से आके ऐसे नीचे उतरती है। ऐसे यहां बहुत ऊंचाई है, ऊंचाई से ये चंबल नीचे आ रही है, इस तरह से नीचे आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है। तो एक जगह यहां झरना भी गिरता है जिसको हम चूलिया झरना कहते हैं, काफी ऊंचाई से गिरता है, ये झरना गिरता है यहां से चूलिया, और फिर आगे भी झरने गिरते हैं छोटे छोटे, और ये चंबल इस तरह से निकल जाती है आगे। राजस्थान में अगर कहें प्रॉपर राजस्थान में इसका थोड़ा भाग है, बाकी लंबी तो खूब है, लगभग 1000 किलोमीटर लंबी है। तो काफी सारा भाग तो मध्य प्रदेश और हमारे बीच में शेयर होता है, और थोड़ा सा भाग है जो केवल राजस्थान में। तो ये चंबल नदी, और इसके नाम है चरमण्यवती नदी कहते हैं इसको, कामधेनु नदी कहते हैं इसको। ये जो मैंने आपको शुरुआत में पॉइंट बताए थे, इन पॉइंट्स के अनुसार हमको चंबल के बारे में लिखना है। फिर चंबल की सहायक नदियां, तो ये सहायक नदियों में सबसे इंपॉर्टेंट इधर से आती है सहायक नदी, उसको हम कहते हैं काली सिंध नदी। अगर एग्जाम में आप इतना ध्यान रखें चंबल नदी की ये 3-4 प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, पर्याप्त है। काली सिंध नदी, ये काली सिंध की सहायक नदी है परवन नदी, और एक नदी आगे आ जाती है पार्वती नदी। ये तो है इस साइड में। कभी थोड़ा एग्जामिनर घुमा दे तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दाहिने किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती है। 2 प्रमुख नदियां मिलती हैं, एक तो काली सिंध और दूसरी पार्वती। और इधर बाएं किनारे से कौन कौन सी नदियां मिलती है, तो ये बनास तो मैंने आपको बताया मिलती है, लेकिन उसके पहले एक नदी मिलती है, उसको कहते हैं मेज नदी, ये बूंदी की नदी है। अब ये नदियां लगभग किसी न किसी जिले की प्रमुख नदी है, जैसे काली सिंध झालावाड़ की नदी है, परवन बारां की नदी है, पार्वती भी बारां की नदी है, ये मेज बूंदी की नदी है। तो ये इधर से अगर हम पूछें तो कौन सी प्रमुख नदियां जो इसकी सहायक नदियां बनती है, मेज और बनास। आपको चंबल के बारे में इतना अगर जानकारी हो तो पर्याप्त है कि चंबल की सहायक नदियां कौन कौन सी है, और ये इस तरह से रेखाओं से आपको मालूम होना चाहिए कि ये मिली, फिर ये मिली, ये मिली और फिर ये मिली, इस किनारे से इस किनारे से। इस किनारे को हमेशा बोलते हैं दाहिना किनारा, ऐसा मानते हैं कि यहां से निकली है तो ये इसका दाहिना किनारा है, ये इसका बायां किनारा है। ये हुई हमारी चंबल नदी। अब इसकी लंबी चौड़ी डिटेल्स पढ़ना आपके काम की नहीं है अगर आप जनरल नॉलेज का कोई एग्जाम दे रहे थे। दूसरी नदी बनास नदी। ये जो बनास नदी है यहां से निकलती है इस जगह से, और ये जहां से निकलती है वहां पर एक तरफ तो आपका गोगुंदा है और दूसरी तरफ कुंभलगढ़ है, और उनके बीच में एक पठार है, उसको कहते हैं भोराट का पठार। फिर नीचे ये हल्दी घाटी और खमनोर आया हुआ है, गांव है खमनोर का नाम, खमनोर नाम का एक गांव है। ये यहां से निकलती है, लेकिन कई बार ऐसा लिखने में ऐसा आता है जैसे कोई नदी वहां पर पानी इकट्ठा हो और इसमें से निकल गई, ऐसा नहीं निकलते। नदी यूं निकलती है, ऐसे कई सारी शाखाएं बन के निकलती है। तो यहां से भी ये कई सारी शाखाओं से निकलती है। मुख्य रूप से जो फ्लो आता है वो खमनोर से आता है, इसलिए हम कहते हैं खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। तो ये खमनोर की पहाड़ियां यहां पर, यहां से निकली, पहले थोड़ा यूं बहती है फिर वापस घूमती है, और घूम के इस तरह से घूमती घूमती चली जाती है। अब कौन कौन से जिलों में निकलती है? राजसमंद में से निकली है। राजसमंद में तो क्योंकि पहाड़ियों के बीच में से आती है, नीचे उतरती है। नदी क्या होती है, हमेशा पहाड़ों से निकलती है तो पहले नीचे उतरती है, नीचे उतर के मैदान में आती है, और फिर ये फ्लो होता है इसका। जिस जगह ये मैदान में आ रही है, जिस जगह पर ये मैदान में आई है, नीचे उतर गई है और अब चलना शुरू हुई है, उसको हम मातृकुंडिया बोलते हैं। उसको हम कहते हैं मातृकुंडिया। और इंपॉर्टेंट है, जैसे गंगा ऊपर से आती है और हरिद्वार के पास आके एकदम प्लेन हो जाता है, और फिर ये नदी प्लेन ऐसे बहने लगती है। हरिद्वार इंपॉर्टेंट है।
ऐसे ही यहां पर ऊपर से आई मातृकुंडिया में तो इंपॉर्टेंट, इधर के जो लोग हैं वो हरिद्वार को ही, इसका मेवाड़ का हरिद्वार ही मानते हैं इसको, तो वो अपने पूर्वजों की अस्थियां जो हैं इसी में डाल के आते हैं, जैसे इधर के लोग हरिद्वार में डाल के आते हैं, इसे मेवाड़ का हरिद्वार बोलते हैं। अब ये कारण मालूम होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं है मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं, मेवाड़ का हरिद्वार किसको कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यहां पर ये नदी नीचे उतरती है, मैदान में बहना शुरू हो जाती है। वहां पर एक बांध भी बना हुआ है, मातृकुंडिया बांध। तो यह राजसमंद से ये घुसती है मातृकुंडिया में, जो चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है, जस्ट बाउंड्री के, इसकी जिले की बाउंड्री के जस्ट आगे ही है। तो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ से आगे आ गया भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को जैसे ही क्रॉस करती है तो टोंक में, ये जो यहाँ पे घूमी है ये टोंक शहर है यहाँ पे, और सवाई माधोपुर में जाके लास्ट में ये चंबल में मिल जाती है। ये इसका पूरा कोर्स है, ऐसे आपको ध्यान होना चाहिए। यहां से निकली और ऐसे बह के निकल गई। ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है, राजस्थान के अंदर जो बहती है। यूं तो कहो तो ये 1000 किलोमीटर लंबी है, लेकिन ये पूरी राजस्थान में बहती नहीं है। लेकिन ये नदी पूरी की पूरी राजस्थान के अंदर ही बहती है। 512 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई है। तो राजस्थान के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी वो बनास नदी है। यहां से निकली और ये आके यहां तक गई। अब इसमें रास्ते में एक तो मैंने कहा मातृकुंडिया बांध है छोटा सा, आगे जाके इस जगह टोंक से पहले एक बड़ा बांध है, उसको कहते हैं बीसलपुर का बांध। बीसलपुर का बांध। अब यहां पर हमको ये ध्यान लगाना चाहिए कि चित्तौड़ से निकली, भीलवाड़ा से निकली और फिर जाके टोंक में बांध है, तो रास्ते में बांध क्यों नहीं बनाया? ये रास्ते में लोगों को पानी नहीं पीने का, भीलवाड़ा और चित्तौड़ में पीने के पानी की समस्या है, तो वो लोग चंबल से पानी लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने योजना बनाई चंबल से पानी, तो इनके वहां बांध क्यों नहीं है? है ना बड़ी विचित्र बात कि यहां बांध क्यों नहीं बनाया? तो बांध हमेशा नदी का वहीं बनता है जहां दोनों तरफ पहाड़ियां हो, उनके बीच में से नदी अगर गुजर रही है तो बांध बना सकते हैं। यहां कोई ऐसा सीन बना ही नहीं, यहां जब ऐसा कोई सीन नहीं बना, इस जगह बना जाके टोंक में, राजमहल के पास में, तो यहां पे बीसलपुर का बांध बना। यहाँ दो पहाड़ियां हैं, उनको जोड़ दिया। पहाड़ियों को जोड़े बिना इस पानी को रोकना मुश्किल होता है, मजबूती चाहिए दोनों तरफ। फिर बनास की एक सहायक नदी निकलती है यहां से होके उदयपुर के पास से, और वो सहायक नदी को हम लोग बोलते हैं बेड़च। बेड़च निकलती है। इधर से गंभीर नदी निकलती है, गंभीरी। ये दोनों आपस में चित्तौड़ के पास मिल जाती है, और फिर ये दोनों आके आगे यहां मिल जाती है बनास में, जिसको हम कहते हैं त्रिवेणी संगम। एक नदी आती है यहां पे मैनाल, बेड़च, गंभीरी और मैनाल, ये इधर से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हो गई। इधर एक नदी आती है कोठारी, और एक जहां पे ये बांध बना हुआ है, इस बांध से जस्ट पे आती है खारी। कोठारी और खारी। कोठारी आप मूल रूप से कह सकते हैं भीलवाड़ा की नदी है, खारी आप कह सकते हैं राजसमंद में से निकलती है, अजमेर में से होते हुए, भीलवाड़ा में से होते हुए ऐसे बहती है। तो ये इनका आपको कोर्स मालूम होना चाहिए कि बनास नदी जो है ये ऐसे ऐसे बहती है। ये इसका बांध हो गया इंपॉर्टेंट। शहर एक तो टोंक शहर है, उसके जस्ट आगे से बनास निकलती है, इधर नाथद्वारा के पास से निकलती है। तो बनास के बारे में ये खास खास जानकारी होगी। फिर आई माही नदी पे। माही नदी मध्य प्रदेश के अंदर से आती है। गांव का फिर मैंने जैसे बोल रहा हूं आपको, इतना गांव याद रखने की जरूरत नहीं है, सरदारपुरा गांव है लेकिन याद रखने की जरूरत नहीं है। मध्य प्रदेश से आती है और ये अंदर घूम के यहां से यू आकार में वापस निकल जाती है। अब ये हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये यहां से घूम के इधर क्यों निकल जाती है, और ये बनास इधर आई, इधर क्यों चली गई? ये बनास इधर से निकली तो इधर क्यों नहीं आ गई? इधर क्यों नहीं आ गई? इसका कारण है कि यहां पर पहाड़ियां हैं बीच में, ऊंचा एरिया है। ये जाएगी ऊंचे एरिया के कारण वापस घूम जाएगी, वो आएगी ये ऊंचा एरिया होने के कारण से वापस घूम जाएगी। और ये बीच का जो है जगह, ये मैदान है, इधर पहाड़ी और ये बीच का मैदान है, और ये वहां ऊंचा मैदान यहां, और फिर ये पहाड़ी आ गई ऊंची इस तरफ, बनास नदी उस तरफ। इस तरह से इन नदियों का प्रवाह तय होता है, इस ज्योग्राफी के कारण तय होता है।
तो ये यहां से माही नदी निकली और ये जाके वापस आगे जाके खंबात की खाड़ी में मिल जाएगी। खंबात की खाड़ी कहां है, मैं आपको एक आइडिया देता हूं। ये जो गुजरात का हम नक्शा बनाते हैं तो ये यूं बनाते हैं, यूं इस तरह से। ये वाली जो खाड़ी है, ये खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी है। तो ये माही यहां से गई और खंबात की खाड़ी मिल गई। और ये वाली जो खाड़ी है इधर वाली, ये कच्छ की खाड़ी है। लूनी यहां से आती है तो हम कहते हैं ये कच्छ की खाड़ी में जाके मिल गई। खाड़ी मतलब ये बीच में ये एरिया इस तरह का कटा हुआ, उसको खाड़ी बोलते हैं। तो ये माही चली जाएगी खंबात की खाड़ी में। अब इसके भी नाम है, माही को भी गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, यानी ये कांठल एरिया है। वागड़ की गंगा कहते हैं, क्यों, इनके लिए तो गंगा यही है। ऐसे उपनाम दिए हुए हैं, वो बच्चों वाली बातें आप कभी किताबों में देख लेना, इसके नाम दिए हुए हैं। और ये इसका जो मैदान है आसपास का, इस मैदान को ही सींचती है। एक बांध बनाया है यहां पे, माही बजाज सागर बांध। एक बांध है यहां पे, माही बजाज सागर बांध। चंबल पे 4 बांध हो गए, बनास पे इंपॉर्टेंट बिशलपुर बांध हो गया, और यहां पर हो गया माही बजाज सागर बांध। इधर आगे आते हैं तो साबरमती नदी है, हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गुजरात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उदयपुर से होकर निकलती है और आगे बिल्कुल अहमदाबाद के पास से होकर निकलती है, जहां गांधी जी का आश्रम था अहमदाबाद में, उधर से होकर निकलती है। इधर माही की 2 सहायक नदियां, एक इधर से आती है प्रतापगढ़ साइड से, उसको, और एक नदी इधर से आती है, उसको बोलते हैं सोम। उदयपुर से आती है सोम, इधर से आती है जाखम। और ये दोनों नदियां आके मिल जाती हैं आपस में, और फिर ये माही से कनेक्ट हो जाती हैं। इस जगह को हम बोलते हैं बेणेश्वर। जहां कहीं भी ऐसे संगम बनते, 3 नदियां एक साथ मिलती है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट और पवित्र मानते हैं हम लोग। तो ये भी बेणेश्वर संगम है। ऐसी अभी अपन ने बनास में देखा, एक यहां पे ये त्रिवेणी संगम है, 3 नदियां हो गई, बनास, बेड़च और मैनाल। एक संगम यहां बनता है बनास का, बनास, चंबल, और एक नदी इधर से मध्य प्रदेश से आती है, उसको कहते हैं सीप नदी। तीनों का संगम बन जाता है, यहां पे रामेश्वर धाम बन जाता है। ठीक है, ये साबरमती नदी हो गई। बाणगंगा नदी यहां बैराट से निकलती है, बैराट से निकल के नीचे आती है, फिर दौसा और भरतपुर में से होते हैं, बिल्कुल भरतपुर के पास से होते हुए ये यमुना में चली जाती है। और बाणगंगा जैसे ये बाण है ना, ऐसा मैंने बाण बनाया ऐसे, ऐसे बस बाण की तरह चलती है। कहानियां हैं महाभारत से जुड़ी हुई कि यहां पर पांडव घूम रहे थे, उनको प्यास लगी, तो उन्होंने अर्जुन को कहा कि यार गंगा का पानी पिएंगे। बाण उन्होंने चलाया, पानी निकल गया, उसका नाम रख दिया बाण गंगा। तो बैराट से निकलती है, घूम के दौसा में होती हुई और ये चली जाती है। भरतपुर के पास में इसके ऊपर बांध बना हुआ, अजान बांध। इधर पहले इस पे रामगढ़ बांध बना हुआ, ये बांध बना। इन सारी नदियों के अपने मैदान हैं। जैसे चंबल है, चंबल का ये अपना मैदान है, ये चंबल का अपना मैदान है। ये बनास है, इस बनास का अपना मैदान है। बाणगंगा इसका अपना मैदान है। माही, माही का अपना मैदान। ये जब आप मैदान पढ़ते हैं अलग अलग, तो एक मैदान राजस्थान का पूर्वी मैदान, ये हाड़ौती का मैदान, ये चंबल का मैदान, ये बनास का मैदान, और ये माही का मैदान। बड़े उपजाऊ होते हैं। और राजस्थान की ज्यादा जनसंख्या, ज्यादा कंसंट्रेशन आपको मैदानों में ही मिलेगा। ये सारी नदियां हो गई। और ये हो गई अंत्य प्रवाह की नदियां। ये साबी नदी है, ये यहां से निकलती है जयपुर के जस्ट आगे, जयपुर जिला जहां खत्म होता है वहां के पास से निकलती है, और ये चली जाती है आगे। यहाँ रेत ही रेत है, ये यहाँ खत्म हो जाती है। अंत्य प्रवाह मतलब वहां खत्म हो जाती है, आगे कहीं नहीं जाती नदी। ये इधर से अलवर से आती है और भरतपुर के बाहर जहां पर एक मोती झील बना रखी वहां तक आती है। यहां पर अब इधर चलते हैं, कांतली नदी। ये सीकर में पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ियां, वहां पर जिस जगह वो गणेश्वर की सभ्यता है, उस जगह से निकलती है। झुंझुनू को ये 2 भागों में, झुंझुनू जैसे ऐसे है इस तरह से, और इस झुंझुनू को ये 2 भागों में बांट देती है। और यहां आगे जहां चूरू आता है वहां रेत ही रेत है, वहां जाके खत्म हो जाती है। घग्गर ऊपर से आती है हिमालय से, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से होती हुई आती है, जिसको हम प्राचीन सरस्वती कहते हैं। यहां आती है और यहां पर सूरतगढ़ के पास में जो धोरे हैं वहां खत्म हो जाती है। इसकी एक सहायक नदी भी है चोटांग,
वो आगे से आती है, वो यहां सूरतगढ़ के पास आके वो भी इसमें मिल जाती है। ये गग्गर नदी सरस्वती नदी के नाम से जानते हैं। मृत नदी यानी मर गई, यहां आके हो गई, जिंदा थी यहां आके खत्म हो जाती है। पहले किसी जमाने में कहते हैं कि जब ये इतना एरिया ऊंचा नहीं था, नीचा था, तो ये सारी की सारी नदियां, यमुना भी इधर होके और ये समुद्र में मिलती थी, यानी ये पूरा समुद्री एरिया था। अरावली यहां है और ये पूरा समुद्र यहां आके टकराता था, इसलिए कहते हैं अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। अरावली बिल्कुल नया है, विंध्या इसके सामने नया। भारत में सबसे पुराना स्ट्रक्चर अगर मानोगे था, बाद में जगह ऊंची हो गई तो पानी नीचे खिसक गया, ये सारी नदियां डिस्टर्ब हो गई, सभ्यताएं सारी डिस्टर्ब हो गई जो बसी हुई थी, और ये यहां पर रेत ही रेत हो गई। ऐसा एक अनुमान बताते हैं, 6000 से 8000 साल पहले की वो घटना है। ये इस तरह की रचना है। फिर यहां आते हैं, अच्छा इधर बीच में बीकानेर आ जाता है, फिर बीच में चूरू आ जाता है। ये 2 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई नदी नहीं है। अब कहां से होगी यहां पर नदी, इतना ऊंचा एरिया इस तरह का। तो यहां दोनों जगह बीकानेर और चूरू दोनों में कोई नदी नहीं है। यह भी कई बार सवाल आता है कि ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनमें कोई नदी नहीं है, तो बीकानेर और चूरू। फिर ये बीच का एरिया, इसको हम नागौरी उच्च क्षेत्र कहते हैं, नागौर का ऊंचा क्षेत्र। इसमें नाले हैं लेकिन कोई मशहूर नदी नहीं है। नागौरी उच्च क्षेत्र, नागौर में नाले हैं लेकिन कोई बड़ी नदी नहीं है, केवल जो उद्गम होता है, अभी अपन इसको आगे पढ़ेंगे। इसी नदी है ये काकुनी नदी, ये जैसलमेर है, इसके थोड़ा इधर ये नदी है, थोड़ी सी बहती है, यहाँ एक छोटी सी झील बना लेते कहते हैं। इस कागनी नदी को हम लोग मशहूरदी नदी के नाम से भी जानते हैं। और फिर मारवाड़ की नदी है लूनी, अजमेर के पास से निकलती है और ये बहती है। तो है या नागौर का ऊंचा क्षेत्र है, यहां से बहेगी और ये यहां से थोड़ा राउंड, क्योंकि यहां पर ये 56 की पहाड़ियां हैं, काट के और ऐसे निकल जाएगी। इसकी सहायक नदियों में एक सहायक नदी इधर से आती है जिसको हम कहते हैं जोजरी, एक ही आती है इधर से। और यहां 2 खास नदियों का ध्यान रखिएगा, एक तो बांडी का और एक नदी है सुकड़ी। जवाई है जो आगे जाके इसमें जाती है। बांडी, इतना सा नाम याद रखें, जोजरी, बांडी कितनी लंबी है, जवाई कितनी लंबी है, सुकड़ी कितनी लंबी है, कौन सी कहां से निकलती है, कहां जाती है, उतनी डिटेल कभी भी किसी एग्जाम में आपसे कोई नहीं पूछेगा। बांडी और ये सुकड़ी है। जवाई नदी जो है सिरोही और पाली के बिल्कुल बीच में, दोनों के बीच में बाउंड्री का काम करती है, और इस तरह से लूनी नदी यहां से निकल जाती है। लूनी इसको बोलते हैं, लूण जैसा इसका पानी, या बालोतरा के बाद में इसका पानी लूण जैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, इसलिए इसको लूणी बोलते हैं। इधर के जो लोग आते थे पानी टेस्ट करते थे, खारा पानी होता था लूण जैसा, इसलिए कहते वो नदी का पानी पीने लायक नहीं है, लूण जैसा है, और यहां पानी मीठा होता है। अब इसको मारवाड़ की गंगा कह दो, ये कांठल की गंगा कह दो, ये मारवाड़ की गंगा कह दो। लूनी पे छोटा सा बांध है, यहां पे पिछियाक बांध, बड़े बांध लूनी पर है नहीं। इसकी सहायक नदियों पे जवाई पे एक बांध है, बांडी पे एक बांध है, छोटे छोटे बांध है। ये राजस्थान की नदियों का पूरा खाका रहा। सवाल रखता हूं, जो 20 सालों में जो मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया है। पहला सवाल है, कांठल की गंगा किसको कहते हैं? आप कांठल की गंगा माही को कहते हैं। कांठल किसको बोलते हैं? प्रतापगढ़ को, ये एरिया को कांठल बोलते हैं, इसको तो वागड़ बोलते हैं। तो कभी ऐसा भी कि गंगा किसको कहते हैं, तो भी माही को कहेंगे। दूसरा सवाल, काम नदी को कहते हैं, तो चर्मण्यवती और कामधेनु चंबल नदी के नाम है। तीसरा, चंबल किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? किस जिले से होकर नहीं गुजरती है? चित्तौड़, कोटा, धौलपुर और झालावाड़। तो चित्तौड़ में तो एंटर होती है, धौलपुर में यहां से लास्ट में निकलती है, और कोटा बीच में पड़ता है, झालावाड़ में से होकर नहीं गुजरती। किस किनारे गणेश्वर नाम की पुरानी सभ्यता स्थित है? कांतली के किनारे गणेश्वर नाम की सभ्यता स्थित है। बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? यह बना हुआ है बीसलपुर बांध। फिर की गंगा किसको कहते हैं? रिपीट, माही नदी। बनास नदी की सहायक नदी नहीं है,
इसकी सहायक नदी नहीं है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो पहली है बांडी, ढूंढ, मैनाल और आयड़। आयड़ कहते हैं इसको, बेड़च को। और यहां एक नदी इसमें मिलती है सवाई माधोपुर से पहले, उसको हम कहते हैं मैनाल, और मैनाल के अंदर मिलती है ढूंढ। ये यहां पे एक नदी मिलती है इसमें, इसको कहते हैं मैनाल। इसमें मिलती है ढूंढ। ढूंढ से ही बनता है ढूंढाड़, ढूंढाड़ बोलते हैं आमेर को, इस पूरे आमेर एरिया को बोलते हैं ढूंढाड़, मैनाल। तो ये बांडी हो गई, ढूंढ, मैनाल और आयड़ हो गई। लेकिन बांडी देखा आपने यहां लिखा है, ये बांडी तो किसकी सहायक नदी है? लूनी की। तो ये बनास की सहायक नदी नहीं है। चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? फिर वापस वही सवाल, चंबल नदी किस जिले से होकर नहीं बहती है? कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और बारां। तो कोटा से होकर बहती है, सवाई माधोपुर से होकर बहती है, करौली से होकर बहती है, लेकिन बारां से होकर नहीं बहती है। अगला सवाल, चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात यानी ये झरना, ये कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ही चंबल ये आती है, यहां झरना, नीचे नदी का झरना, नदी बह रही है और ये पानी यहां से नीचे गिरा, तो उसको कहते हैं प्रपात। बाणगंगा स्थल कहां है? बाणगंगा कहां से निकलती है? ये बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। अरब सागर में ये 4-5 ऑप्शन दिए हुए नदी मिलती है, बाकी नदियों को हम कट कर देंगे, ये नदियां उधर मिलती है। नदियों के बिना कौन सा जिला है? 4 जिलों के नाम दिए हुए हैं, उसमें चूरू नहीं, बीकानेर का नाम दिया हुआ है, तो बीकानेर जिला है जिसमें कोई भी नदी नहीं है। नदी जिस पर मेज बांध बना हुआ है, तो ये जो बनास की सहायक नदी है कोठारी, इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है मेज बांध। लूनी का जल कौन सी खाड़ी में गिरता है? लूनी का जल कच्छ की खाड़ी में, ये मैंने आपको बताया, यहां पे कच्छ की खाड़ी में गिरता है। बनास किसकी सहायक नदी है? ये जो बनास है, ये बनास किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। लूनी का उद्गम स्थल किस शहर के पास है? तो उसमें मैंने जैसे आपको बताया, अजमेर, उदयपुर, ऐसे कोटा, ये झालावाड़, ऐसे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको टिक करना अजमेर के पास। अरब सागर के संपर्क में कौन सी नदी आती है? अरब सागर के संपर्क में लूनी नदी आती है, उन ऑप्शंस में ये है। ये एक चैप्टर है राजस्थान की नदियों का, और ये सवाल आते हैं इसमें से। लेकिन ये सवाल जो आए यही रिपीट होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर मैं आपको कहूं कि आप बैठ के इसमें से सवाल बनाइए, और फिर आप अपने हिसाब से सवाल बनाते हैं कि देखिए ये 4 नदियां हैं, इन 4 नदियों में सबसे पश्चिम में कौन सी नदी है? आप जितने ज्यादा सवाल बनाने की स्थिति में होंगे, इसमें से 5, 10, 20, 25, 50 बना सकते हैं इसमें से, तो समझिए आपको विषय समझ में आ गया। और जब आपको विषय समझ में आ जाता है तो ये सारी चीजें सरल होना शुरू हो जाती है। ये जीके है महाराज, ये स्पेशलाइजेशन नहीं है, ये विशेषज्ञों का ज्ञान नहीं है जिसको आंका जा रहा है। लेकिन क्या मार्केटिंग से हुई है, इसकी मार्केटिंग इतनी खतरनाक तरीके से हुई है कि ऐसे लगता है जैसे भारी ज्ञान है। और मैं उस इंप्रेशन से बाहर लाना चाहता हूं। ज्ञान ये नहीं है। भारी ज्ञान अगर ज्योग्राफी में कोई स्टडी करे गहराई से, वो भारी ज्ञान है, और उसकी जरूरत जिनको ज्योग्राफी सब्जेक्ट में मास्टरी करनी है। आपको एक जनरल नॉलेज से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करना है, आपको इतना उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में घंटा हमको हुआ है, 1 घंटे में हमने इस चैप्टर को पूरा पढ़ा है, और इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं। अब इतने बनाने को तो कितनी चीजें बना लो आप। मैं कहूं कि ये कोठारी का उद्गम कहां से, इस मेज का उद्गम कहां से, ये पूरी डिटेल नहीं पढ़नी होती है। मैंने आपको इसलिए 20 साल के सारे सवाल बता दिए। शायद मालूम इतना बहुत है, ये वहां से निकलती है, ये वहां से निकलती है, ऐसा लंबा चौड़ा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंचाई का जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम फिर इन नदियों को एक बार वापस खंगाल लेंगे कि सिंचाई जितनी भी हो रही है उसमें ज्यादा रोल नदियों का रोल बांध बनता है। कालीसिंध पे अपना बांध है, परवन पे अपना बांध है, हर नदी का अपना बांध है, उसे सिंचाई परियोजना आप कहते हैं।
और इधर तो अपने को जरूरत नहीं है, घग्गर पे कोई बांध बनाने की स्थिति में है नहीं, आगे से पानी हम लेके आ रहे हैं, गांधी नहर चलाते हैं। इंदिरा गांधी नहर हम इधर से लाया तो कहां चलाया, इधर चलाया। तो इधर क्यों नहीं चलाया, क्योंकि ये एरिया ऊंचा है। एक चैप्टर हमारा होता है राजस्थान की ऊंचाई नीचाई, किधर राजस्थान ऊंचा है किधर नीचा, तो ये राजस्थान ऊंचा है यहाँ पे, इसलिए पानी आप साइड में लेके चले जाओ, इधर आ नहीं सकता। यहां लाओगे तो क्या करना पड़ेगा, पानी को लिफ्ट करना पड़ेगा, लिफ्ट कर करके, इसलिए वो सारी लिफ्ट परियोजनाएं सब इस तरफ है, नहरें उधर है, खाली एक नहर है जो यहां पर थोड़ा सा एरिया नीचा है, इलाका है। ऐसे करके हम इन चीजों को पढ़ेंगे, राजस्थान को ही नहीं भारत को। लेकिन एक मजेदार बात आपको बताता हूं, जो पढ़ रहे हैं थ्योरी है, असल में वहां पर ऐसा है नहीं। अगर मैं कहूं कि ये बाणगंगा यमुना में मिलती है तो भरतपुर वाले लोग हंसेंगे कि हमने तो इसको कभी यमुना में जाते हुए नहीं देखा। अरावली खत्म हो रही है, ये नदियां भी खत्म हो रही है। अरावली खत्म, नदियों का रूप खत्म, तो हम राजस्थान के लोग भी खत्म। हमारी प्रकृति अगर नष्ट हो जाएगी तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। और इंसान आंख मीच के इसके पीछे लगा हुआ है, आंख मीच के। ये जो अभी कोरोना का समय आ गया तो कम से कम इसने एक सद्बुद्धि दी है कि आप बैठो विचार करो कि अभी तक आपने क्या किया है, इस धरती का कितना सत्यानाश किया है। ये कोरोना कोई सामान्य चीज नहीं है, वायरस नहीं है, एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आपने क्या किया धरती के साथ। रात दिन 365 दिन लगे इसको, जैसी भी यहां लगा लगा के तोड़ रहे हो, खींच रहे हो नीचे से, इसका पेट फाड़ रहे हो नदी का। इंडिया उसके पास, उसके बाद वो 89 ईयर्स पे उसके स्टेटमेंट थे कि मैं समझ नहीं पाया कि मैंने क्या पाया। और मर रहे हैं लोग तो यहाँ पे पार्षद बनने के लिए मर रहे हैं, एमएलए बनने के लिए मर रहे हैं। और औरंगजेब क्या कर रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं मैंने पाया क्या इस सब में, ये सब मैंने किसके लिए किया। तो सब सारे के सारे लोग अंधी दौड़ के अंदर चल रहे हैं और इस प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। अगर ये नदियां बह रही होती तो राजस्थान कितना खूबसूरत होता, आप अंदाज लगा सकते हैं। अभी इनमें से एक नदी है जो पूरे साल बहती है, चंबल। बाकी नदियां तो कोई 5 दिन कोई 2 दिन बहती हैं लगभग। कई नदियां तो भूल ही गए लोग यहाँ पर नदी थी क्या। कई जगह तो ये केवल कागजों में है, ये पढ़ा रहे हैं जो कागजों में है, कहानी खत्म हो चुकी है, भूल गए लोग यहाँ नदी थी क्या कोई। लेकिन प्रकृति का एक नियम है, 100 साल में प्रकृति अपने आप को दोहराती है, एक बार आती है। इसलिए कहते हैं ना अचानक ये बाढ़ कहां से आ गई, तो वो सारी चीजें आएंगी, रिपीट होंगी यहाँ पे। तो ये भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ लगाइए कि इनको बचाया कैसे जाए। हम लोग जो मिशन चलाते हैं अभिनव राजस्थान, उस मिशन का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम इन नदियों को कैसे वापस जिंदा करें, इस रूप को वापस कैसे निखारें, विंध्या का, अरावली का, कैसे वापस पेड़ पौधे लगे उसके ऊपर। हालांकि योजनाएं खूब बनी है, जापान से खूब हम पैसा लाए, अरावली का वृक्षारोपण करेंगे, हरा करेंगे, लेकिन वो सारा पैसा खत्म हो गया और यहां अरावली वैसी की वैसी पड़ी है और नष्ट होती जा रही है। चलिए तो फिर अगली क्लास में और कुछ नया करेंगे, थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग बनेगा ऐसे ही करके। और फिर टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग साउंड हो जाएंगे तो इसके खूब सारे वीडियोज भी बनाएंगे। क्लास है, ये क्लास होती रहनी चाहिए। लाइव क्लासेस के माध्यम से हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे, समझेंगे और यात्रा जारी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। और ये नोटिफिकेशन के लिए आप इंतजार मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा। मेरी फेसबुक वॉल जो है उसको चेक कर लीजिएगा, उसको चेक कर लें और उसको फॉलो का बटन दबा दें, उस पर सी फर्स्ट का बटन दबा दें। अगर आप मेरे क्या दूसरे कार्यक्रम भी रहते हैं 8:15 को, अगर वो कार्यक्रम रहे मत देखिए, आपका इंटरेस्ट नहीं है उन चीज़ों में। तो अगर आपको लगता है कि आज क्लास है तो 1 घंटा निकालिए और बैठिए और 1 घंटा कंसंट्रेट होकर बैठिए।
ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा देखा फिर ध्यान चला गया। मेरी क्लासेज में आए तो नोटबुक वगैरह लेकर आइए और पूरा ध्यान लगाकर बैठिए, क्योंकि एक चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो जो दूसरे चैप्टर्स हैं उनको भी आपको अच्छे से करने की आदत हो जाएगी। फिर क्या, चीज़ों को समझ के पढ़ने की आदत हो जाएगी। और जो मैंने आपको पढ़ाया था साइकोलॉजी में, अगर आप चीज़ों को समझ लेते हैं, याद करने का झंझट खत्म हो जाता है। खूब सारी शुभकामनाएं।